नमस्कार, चलिए सुनते हैं कहानी घर। हमारा लड़का निकम्मा है, श्री कपूर अपनी पत्नी से कह रहे थे, लेकिन इसका भी ध्यान रख रहे थे कि लड़का सुन न ले। वे बोले, न जाने वह बड़ा होकर क्या करेगा, पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगाता। सूरज के पिताजी व्यापारिक यात्रा से लौटे थे और अपने बेटे की स्कूल रिपोर्ट पहली बार देख रहे थे। रिपोर्ट में लिखा था, क्रिकेट में अच्छा, पढ़ाई में कमजोर, कक्षा में मन नहीं लगाता। सूरज की माँ शांत स्वभाव की संजीदा महिला थी। वो कुछ नहीं बोली। सूरज बिना कुछ बोले खिड़की पर खड़ा था। वह बाहर रिमझिम बौछारों को देख रहा था जो उद्यान में फुसफुसाती सी लहरा रही थी। उसकी काली आंखों में गुस्सा भरा था, घनी भवें तनी थी और वह बगावत की मूड में था। उसके पिताजी बोले जा रहे थे, अगर वह अच्छे नतीजे नहीं ला रहा तो उसकी पढ़ाई पर खर्च करने का क्या फायदा। वह घर आता है, 3 लड़कों के बराबर खाता है, पैसे लेता है और फिर दोस्तों के साथ बाहर आवारागर्दी करने चला जाता है। श्री कपूर कुछ देर चुप रहे, यह सोचकर कि सूरज कुछ जवाब देगा और फिर उन्हें डांटने डपटने का कारण मिल जाएगा। लेकिन सूरज को पता था कि उसकी खामोशी से पिताजी को और चिढ़ छूटेगी। वह अक्सर अपने पिताजी को चिढ़ते देख मजे लेता था। श्री कपूर आखिरकार बोले, अब मैं यह बर्दाश्त नहीं करूंगा। बेटा, अगर तुम नहीं सुधरते तो घर से चले जाओ। इस तरह सूरज से सीधे यह बात कहकर वो गुस्से में कमरे से बाहर निकल गए। सूरज कुछ देर खिड़की पर खड़ा रहा, फिर मुख्य दरवाजा खोलकर बाहर बारिश में निकल गया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। उसकी माँ को उसे पुकारने का मन हुआ, लेकिन वह चुप ही रही और मुड़कर रसोई में चली गई। रिमझिम बारिश में खड़े हुए सूरज ने मुड़कर घर की ओर देखा। मैं उनके बिना रह सकता हूँ। अगर वो चाहते हैं कि मैं घर लौटूं, तो वो इसके लिए मुझे आकर मनाएं। उसने हाथ अपनी जेबों में डाले और सड़क पर चल पड़ा। उसे आजादी का एहसास हो रहा था। उसकी अंगुलियों ने एक परिचित करारी चीज को छुआ। यह 5 रुपए का नोट था। उसके पास बस इतने ही पैसे थे। उसने नोट को कसकर पकड़ लिया। वह इस पैसे से सिनेमा देखना चाहता था, लेकिन अब उसे कुछ ज्यादा जरूरी काम करने थे। उसे पक्का पता नहीं था कि ये जरूरी काम क्या होंगे, क्योंकि उस वक्त वह गुस्से में था और उसका दिमाग व्यवहारिक रूप से नहीं सोच रहा था। वह बारिश से बेखबर मैदान में पहुंच गया। जब वह मैदान में पहुंचा तो सूरज निकल आया। हालांकि अभी तक रिमझिम बारिश हो रही थी, लेकिन लगता था कि सूरज ने फिर से उसका जोश बढ़ा दिया। उसे अपने दोस्त रजनी की याद आई। उसने कोई काम न मिलने तक रजनी के घर रहने का फैसला किया। वह जानता था कि अगर कोई काम नहीं मिला तो वह ज्यादा समय तक घर से दूर नहीं रह सकेगा। उसने सोचा कि एक 13 साल के लड़के को क्या काम मिल सकता है। उसने घरों में अखबार डालने या बाजार में किसी छोटी सी चाय की दुकान में चाय लगाने की कल्पना नहीं की। इससे तो ग्राहक बनना कहीं बेहतर था। बारिश पूरी तरह थम गई। सूरज तेजी से मैदान पार कर एक एकांत सड़क पर चलता हुआ रजनी के घर पहुंच गया। गेट पर पहुंचकर उसका दिल बैठ गया। घर बंद था। सामने के दरवाजे पर ताला लगा था। सूरज ने घर के 3 चक्कर लगाए, लेकिन उसे कोई दरवाजा या खिड़की खुली नहीं मिली। उसने सोचा कि शायद परिवार सुबह कहीं गया होगा, पिकनिक पर या जन्मदिन मनाने। दोपहर के खाने के लिए तो वापस आ ही जाएंगे। उसका उत्साह फिर बढ़ने लगा। वह बाजार की तरफ सड़क पर लापरवाही से घूमने लगा। सूरज को बाजार बहुत अच्छा लगा। वहाँ अनेक तरह की ढेर सारी चीजें, बाजार की खुशबू और रंग के साथ साथ लाउड स्पीकर पर बजता संगीत उसे बहुत पसंद आया। धीरे धीरे चलता हुआ वह एक चाय पकौड़ा की दुकान पर पहुंचा। दुकान के भीतर से आ रही भूख बढ़ा देने वाली खुशबू से वह ललचा गया, लेकिन उसने फैसला किया कि वह खाना रजनी के घर खाएगा और पैसे को किसी और चीज पर खर्च करेगा।
वह खिलौनों की दुकान पर ग्लास केस में रखे बड़े पीले रंग के योयो को पाने का लालच रोक नहीं पाया। वह विभिन्न रंगों के कांच के टुकड़ों से बना था और सूरज की रोशनी में जगमगा रहा था। सूरज ने पूछा, कितने का है? दुकानदार ने कहा, 2 रुपए का, लेकिन तुम्हारे जैसे नियमित ग्राहक को मैं 1 रुपए में ही दे दूंगा। सूरज ने सोचा, यह जरूर पुराना होगा, फिर भी उसने 1 रुपए में वह योयो खरीद लिया। उसने उसी वक्त उसे चलाना शुरू कर दिया। वह बाजार में योयो को अपनी तर्जनी उंगली से ऊपर नीचे झुलाता चला जा रहा था। जेब में रखे बाकी 4 नोटों पर अंगुलियां फेरते हुए उसे प्यास लगी। नल के पानी फेनिल पे से नहीं बल्कि वनीला मिल्क शेक से ही उसकी प्यास बुझनी थी। उसने एक टेबल पर स्ट्रॉ से मिल्क शेक पिया। उसकी नजर दीवार घड़ी पर गई। करीब 1 बज रहा था। अब तक रजनी और उसका परिवार लौट आया होगा। सूरज कुर्सी से सरका और उसने ड्रिंक का पैसा दिया। अब उसके पास 2 रुपए बचे थे। वह मटर गश्ती करता हुआ बाजार की सड़क पर चला। उसके साथ चलने वाले योयों की आवाज उसे बड़ी तसल्ली दे रही थी। रजनी का घर अब भी बंद था। इसकी सूरज को उम्मीद नहीं थी। उसने शीघ्र ही घर के आसपास चक्कर लगाया, लेकिन उसमें पहले की तरह ताला लगा था। दूसरा चक्कर लगाते समय उसे एक माली मिला, जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा रही होगी। उसने पूछा, सब लोग कहाँ गए? माली ने सूरज को गौर से देखते हुए जवाब दिया, 1 हफ्ते के लिए दिल्ली गए हैं। क्यों, क्या कोई खास बात है? सूरज ने उस बूढ़े माली को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसने माली को बिना झिझक बता दिया, मैं घर से भागा हूँ, रजनी के यहाँ रहने आया था, अब जाने के लिए कोई जगह नहीं है। बूढ़े माली ने कुछ देर सोच विचार किया। उसके चेहरे पर अखरोट जैसी झुर्रियां थीं। उसके हाथ और पांव कठोर और फटे हुए थे, लेकिन उसकी आंखें चमकदार और काफी कुछ जवानों जैसी थीं। वह अंशकालिक माली था, जो सड़क पर बने अनेक घरों में काम करता था। शहर के इस हिस्से में बड़े बगीचे नहीं थे। उसने कहा, घर वापस क्यों नहीं चले जाते? सूरज ने कहा, अभी जाना बहुत जल्दबाजी होगा। अभी तो मैं वास्तव में भागा ही नहीं हूँ। उन्हें पता तो चले कि मैं भाग गया हूँ, तब उन्हें दुख होगा। माली मुस्कुरा कर बोला, तुमने बेहतर योजना बनाई थी। क्या तुमने कुछ पैसे बचाए हैं? मेरे पास सुबह 5 रुपए थे, अब 2 रुपए बचे हैं। उसने योयो की तरफ देखकर पूछा, क्या तुम इसे खरीदोगे? माली बोला, मुझे इसे चलाना नहीं आता। सबसे अच्छी बात तो यह है कि तुम घर वापस चले जाओ, रजनी के लौटने का इंतजार करो और फिर घर से भागो। सूरज इस दिलचस्प सलाह पर गौर कर इस नतीजे पर पहुंचा कि बात में दम है, लेकिन उसने तुरंत फैसला नहीं किया। माता पिता को कुछ दुविधा में रखना अच्छा होगा। वह लौटकर मैदान के घास पर बैठ गया। बैठते ही उसे भूख लगने लगी। उसे इतनी तेज भूख पहले कभी नहीं लगी थी। तंदूरी चिकन और रस भरी चमकती मिठाइयों की तस्वीरें उसके सामने नाचने लगी। उसने सोचा कि क्या खिलौने बेचने वाला यह योयो वापस ले लेगा। शायद आधी कीमत में ले ले, लेकिन उसे जितनी खाने की जरूरत थी उतना ही योयो से लगाव भी। घर जाने के सिवा कोई और रास्ता नहीं था। उसे भरोसा था कि माँ तो अब तक परेशान हो ही गई होगी। पिताजी, उसे उम्मीद थी कि चिंता में बरामदे में चहलकदमी करते हुए बार बार घड़ी देख रहे होंगे। उनके लिए यह एक सबक होगा। वह इस तरह जाएगा मानो कि उन पर एहसान कर रहा हो। उसे पूरी उम्मीद थी कि उन्होंने उसका दोपहर का भोजन रख दिया होगा। सूरज बैठक के कमरे में गया और योयो को सोफे पर पटक दिया। श्री कपूर अपने पसंदीदा सोफे पर बैठे दफ्तर जाने से पहले अखबार पढ़ रहे थे। सूरज के कमरे में आने पर वो कुछ देर के लिए खड़े हुए और बोले, तुम देर से आए हो। इतना कहकर वो फिर अखबार पढ़ने लगे। सूरज रसोई में गया, जहां माँ भी थी और खाना भी। वह उससे कुछ नहीं बोली,
लेकिन मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उन्होंने पूछा, भूख लगी है? सूरज ने कहा, नहीं, और थाली लेकर खाने पर पिल पड़ा। जब वह बैठक के कमरे में लौटा तो पिताजी को योयो से खेलने की कोशिश करते देख आश्चर्य में पड़ गया। श्री कपूर ने पूछा, तुम इस घामड़ चीज को कैसे चलाते हो? सूरज ने जवाब नहीं दिया। वह पिताजी के अनाड़ीपन को देखकर खड़े खड़े मजा लेता रहा। आखिर वह खिलखिलाकर हंसे बिना नहीं रह सका। उसने कहा, बहुत आसान है, मैं करके दिखाता हूँ। उसने पिताजी से योयो ले लिया और चलाकर दिखाया। जब श्रीमती कपूर कमरे में आई तो बाजार के इस सस्ते खिलौने से खेलने में इतनी ज्यादा तल्लीन अपने पति और बेटे को देखकर उन्हें जरा भी ताजुब नहीं हुआ। वो इस तरह की बेतुकी बातों की आदी हो चुकी थी। पुरुष सचमुच कभी बड़े नहीं होते। श्री कपूर भूल ही गए कि उन्हें दफ्तर जाना है और सूरज भूल गया घर से भागने की बात। वे दोनों सुबह की कटुता भूल गए। यह बहुत पुरानी बात है। धन्यवाद। तो चलिए सुनते हैं कहानी किसी अजनबी पर भरोसा मत करो। एक जंगल में दो मित्र रहते थे। उनमें एक कौवा था और दूसरा हिरन। वे इतने गहरे मित्र थे कि दोनों साथ साथ ही रहते थे। हिरन उसी पेड़ के नीचे रहता था जिसके ऊपर कौवे ने अपना घोंसला बना रखा था। एक दिन एक गीदड़ ने हिरन को पेड़ के नीचे खड़े देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। वाह, कितना स्वादिष्ट मांस होगा इस हिरन का, खाने को मिल जाए तो बस मजा ही आ जाए। गीदड़ ने मन ही मन सोचा। इसी विचार के साथ उसने हिरन से दोस्ती करने की सोची। इसलिए हिरन के पास जाकर उसने कहा, भाई हिरन, मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ क्योंकि मेरे परिवार में अब कोई नहीं बचा है। अब मैं एक वफादार दोस्त की तलाश कर रहा हूँ। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? हिरन ने बेवकूफी करके गीदड़ पर विश्वास कर लिया और तुरंत उसकी दोस्ती का प्रस्ताव स्वीकार करते हुए बोला, हाँ जरूर जरूर गीदड़ भाई, समझ लो आज से हम दोस्त हो गए। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरा पहले से ही एक बहुत अच्छा दोस्त है और वो है कौवा। हमारी दोस्ती सालों पुरानी है और हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। आओ मैं तुम्हें अपने दोस्त से मिलाऊं ताकि आज से तुम्हारे दो दोस्त हो जाएं। जब हिरन ने गीदड़ को कौवे के पास ले जाकर दोनों का एक दूसरे से परिचय करवाया तो कौवे ने हिरन से कहा, तुम एक अजनबी को अपना दोस्त कैसे मान सकते हो? क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो? तुम तो यह भी नहीं जानते कि यह गीदड़ आया कहाँ से है और यह पहले क्या करता था। मैं तुमसे फिर कहता हूँ कि तुम पहले इसके बारे में कुछ जानकारी कर लो, इसके बाद ही फैसला करो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। लेकिन हिरन तो पूरी तरह से गीदड़ की बातों में आ चुका था और उसने यह कहते हुए कौवे को भी मनाने की कोशिश की, गीदड़ भाई के साथ इतनी सख्ती मत करो। मैं मानता हूँ कि यह हमारे लिए अभी एक अजनबी है, लेकिन ये आज से हमारे साथ ही रहेगा। तुम देख लेना, जल्दी ही हम इसके बारे में सब कुछ जान जाएंगे। वैसे भी इसने मुझे बता दिया है कि यह अब दुनिया में अकेला है क्योंकि इसका परिवार अब इस दुनिया में नहीं है। और फिर तुम यह क्यों भूल रहे हो कि गीदड़ अवश्य तुम्हारे लिए अजनबी है। मैं तो तुम्हारे लिए अजनबी नहीं हूँ ना। तुम्हें मुझ पर भरोसा करके मेरे दोस्त को स्वीकार करना ही होगा। इस पर कौवा क्या कर सकता था? वह समझ गया कि हिरन उसकी एक नहीं सुनेगा क्योंकि वह गीदड़ को अपना मित्र मान बैठा था। इसलिए कौवे ने गीदड़ के साथ तब तक दोस्ती का नाटक करने का फैसला किया जब तक कि हिरन की आंखें ना खुल जाएं। इसके साथ ही उसने गीदड़ का अभिवादन करके हिरन की बात मानने का नाटक किया और उस दिन से दोनों दोस्त गीदड़ के साथ रहने लगे। इस प्रकार समय बीतने लगा। शुरू में गीदड़ ने एक अच्छे दोस्त की तरह व्यवहार किया जिससे हिरन आश्वस्त हो गया। हालांकि कौवे का शक वैसा का वैसा ही बना रहा। एक शाम गीदड़ शिकार करके जंगल की ओर लौट रहा था
जंगल की सरहद के करीब पहुंचते ही उसकी नजर आसपास के खेतों में जानवरों को पकड़ने वाला जाल बिछाते हुए एक किसान पर पड़ी। धूर्त गीदड़ के मन में फौरन एक विचार कौंधा। उसने सोचा कि किसान की जाल की मदद से हिरन को पकड़वाकर उसके मरने के बाद उसका मांस खाने का यह एक सुनहरा मौका होगा। इसलिए अगले दिन जब कौवा खाने की तलाश में निकल चुका था और हिरन बिल्कुल अकेला था, तो गीदड़ ने अवसर का लाभ उठाकर हिरन से कहा, भाई हिरन, जब से मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए यहाँ आया हूँ, मैंने हरी घास नहीं खाई है। क्या तुम्हारा मन ताजा हरी घास खाने को नहीं करता? हरी घास और ताजा अनाज की बात सुनकर हिरन के मुंह में पानी आ गया और उसने गीदड़ से कहा, क्यों नहीं, मैं ऐसा स्वादिष्ट भोजन करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन ये सब मिलेगा कहाँ? चिंता मत करो, यह काम कठिन नहीं है। मुझे मालूम है कि यह भोजन कहाँ मिलता है। जंगल के किनारे किनारे लगे गांव में कुछ खेत हैं जिसमें ताज़ा हरी घास उपलब्ध है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहां अभी ले जा सकता हूँ, गीदड़ ने कहा। हिरन गीदड़ की बात सुनकर बड़ा खुश हुआ और बिना कुछ सोचे समझे वह गीदड़ के सुझाव के अनुसार उसके साथ चलने को तैयार हो गया। हिरन और गीदड़ खेतों की ओर चल पड़े और कुछ ही देर में वे वहां पहुंच गए। खेत के किनारे खड़े होकर गीदड़ ने फसल की ओर इशारा करते हुए कहा, ये रही ताज़ा हरी घास, तुम जितना चाहो खा सकते हो। अपने सामने ताजी हरी घास का फैलाव देखकर हिरन की भूख जाग उठी। वह स्वयं को रोक ना पाया और भागकर खेत में घुस गया। खेत में इधर उधर भागते हुए वह ताजी हरी घास के स्वाद का मजा लेने लगा। उधर गीदड़ हिरन की नजरों से छिपकर एक झाड़ी के पीछे से पूरे दृश्य को देख रहा था। जहां तक हिरन का प्रश्न है, वह ताजी हरी घास देखकर खुशी खुशी पूरे खेत में इधर उधर भागते हुए जगह जगह मुंह मारने लगा। ताजी हरी घास खाते समय वह सोच रहा था कि वह उस खेत में दोबारा आकर स्वादिष्ट ताजी हरी घास खाएगा। भागते भागते उसे अचानक लगा मानो वह कहीं फंस गया हो, इसलिए वह कूद कूद कर स्वयं को स्वतंत्र करने का प्रयास करने लगा, परंतु इससे कोई लाभ नहीं हुआ। इसलिए उसने रुककर अपने आसपास गौर से देखा तो उसने जाना कि वह एक जाल में फंस चुका था। यह बात जानते ही वह समझ गया कि वह अब जाल से स्वयं को नहीं छुड़ा पाएगा। पहले तो हिरन डर के मारे कांप ही गया, पर तभी उसे याद आया कि गीदड़ उसके साथ था। उसने चारों ओर देखकर पता लगाने की कोशिश की कि वह कहाँ है। जब वह उसे कहीं भी नजर नहीं आया तो उसने गीदड़ को आवाज देकर बुलाया। गीदड़ एक झाड़ी के पीछे से निकलकर हिरन के पास पहुंचा। हिरन ने उससे निवेदन किया कि वह जाल को दांतों से काटकर उसे स्वतंत्र कर दे। यह सुनकर गीदड़ ने कहा, मित्र, मैं सुबह तुम्हें बताना भूल गया कि आज मेरा व्रत है। आज मैं किसी भी चीज को मुंह नहीं लगा सकता, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कल सुबह अवश्य तुम्हारी मदद करूंगा, इसलिए तब तक प्रतीक्षा करो। ऐसा कहकर गीदड़ झाड़ी के पीछे चला गया। अब हिरन की समझ में आया कि उसका मित्र कौवा बिल्कुल ठीक बोलता था। उसे गीदड़ की पूरी चाल समझते देर न लगी। उसकी चाल के बारे में सोचकर वह और भी अधिक डर गया, क्योंकि उसे मालूम था कि अब कोई उसकी मदद के लिए यहाँ नहीं आएगा और खेत का मालिक कभी भी खेत पर आ सकता था। इसलिए वह गोल गोल घूमते हुए इस आशा के साथ पूरा जोर लगाकर भागने लगा कि शायद इस प्रकार वह जाल से स्वतंत्र हो जाए। कुछ समय इसी प्रकार बीत गया। जहां तक गीदड़ का प्रश्न था, वह झाड़ी के पीछे छिपा सब कुछ देख रहा था और अपनी चाल की सफलता पर खुश हो रहा था। हिरन का स्वादिष्ट मांस खाने की कल्पना मात्र से उसके मुंह से लार टपक रही थी। अब तो वह उत्सुकता के साथ खेत के मालिक के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था, ताकि वह आकर हिरन को मार डाले और उसका मृत शरीर खेत के बाहर फेंक दे। यही सोचते सोचते जब उसने खुशी खुशी हिरन की ओर मुड़कर देखा
तो उसकी नजर खेत की दिशा की ओर चले आ रहे कौवे पर पड़ी। उधर कौवा जब उड़कर हिरन के पास पहुंचा तो वह समझ गया कि उसके मित्र को उसकी मदद की आवश्यकता थी। अपने परम मित्र कौवे को अपने पास पाकर हिरन ने उसे सब कुछ बता दिया। गीदड़ की चाल के विषय में जानते ही कौवा समझ गया कि गीदड़ कहीं पास ही में छिपा बैठा होगा। खेत के ऊपर उड़कर देखने के बाद उसे यह भी मालूम हो गया कि गीदड़ किस झाड़ी के पीछे छिपा बैठा था। कौवे के दिमाग में तुरंत एक युक्ति आई जिसके द्वारा वह अपने मित्र को तो बचा ही सकता था, साथ ही गीदड़ को उसकी करनी का फल भी दिला सकता था। अपनी चोंच हिरन के कान के पास ले जाकर वह बोला, प्रिय मित्र, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें स्वतंत्र कराऊंगा, साथ ही साथ गीदड़ को भी उसके कर्म का फल दिलाऊंगा। जब तुम खेत के मालिक को अपनी ओर आते देखो तो जमीन पर इस प्रकार लेट जाना जैसे कि तुम मर चुके हो। जैसे ही तुम्हें मेरी कांव कांव सुनाई दे उसे मेरा इशारा मान लेना और उठकर पूरी गति के साथ जंगल की ओर भाग लेना। लेकिन जब तुम भागो तो उस सामने वाली झाड़ी के पास से ही भागना। यह कहते हुए कौवे ने उस झाड़ी की ओर इशारा किया जिसके पीछे गीदड़ छिपा हुआ था। इसके बाद कौवा और हिरन खेत के मालिक के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। वह जल्दी ही खेत पर आ पहुंचा। उसे देखकर हिरन ने वैसा ही किया जैसा कौवे ने उससे करने के लिए कहा था। जब खेत का मालिक हिरन के पास पहुंचा तो उसने हिरन को मरा समझा और जाल उठाकर लापरवाही से एक ओर फेंक दिया। अगले ही क्षण कौवे ने कांव कांव करके हिरन को उठकर भागने का इशारा किया। उसकी कांव कांव सुनते ही हिरन पलक झपकते ही उठकर भाग खड़ा हुआ। भागते हुए उसने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि उस झाड़ी के पास से भागे जिसके पीछे गीदड़ छिपा हुआ था। मृत हिरन को अचानक उठकर भागते देख खेत का मालिक कुछ इस प्रकार से ठगा सा देखता रह गया कि कुछ समय के लिए उसे कुछ ना सूझा और जहां खड़ा था वहीं खड़ा रह गया। किंतु कुछ ही समय में उसने स्वयं को संभाला और अपने हाथ में पकड़ा लोहे का डंडा भागते हुए हिरन की ओर जोर से फेंका। डंडा भागते हुए हिरन को तो ना लगा, पर उस समय हिरन उस झाड़ी के पास से भाग रहा था जिसके पीछे गीदड़ छिपा बैठा था और लोहे का डंडा पूरे जोर के साथ गीदड़ पर गिर गया जिससे उसके प्राण पखेरु उड़ गए। भागते भागते हिरन जंगल की सुरक्षा में पहुंचकर ही रुका। कौवा भी उसके साथ रुक गया और बोला, गीदड़ को अपनी करनी का फल मिल गया है, लेकिन जिस कठिनाई में तुम फंस गए थे वह तुम्हारी अपनी बुलाई हुई थी। भविष्य में हर अजनबी पर आंखें मूंद कर भरोसा करने से खबरदार हो जाओ। धन्यवाद। तो चलिए सुनते हैं कहानी गांव का डाकिया। हाँ, यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। सुमन गांव की एक छोटी सी बच्ची थी। वह सुबह सुबह स्कूल जा रही थी। रास्ते में उसे कर्मा चाचा मिलते थे। सुबह सुबह साइकिल पर डाक खाने जा रहे होते थे। सुमन को देखकर साइकिल रोक लेते और उसे एक टॉफी देकर कहते, मेरी बेटी आज पढ़ने जा रही है। टॉफी पाकर सुमन बहुत खुश होती। कर्मा चाचा उसके पिता के बहुत पुराने दोस्त थे। अक्सर डाक बांटने के बाद शाम को हमारे घर आते थे माँ के हाथ की चाय पीने। माँ उन्हें अपना भाई मानती थी और राखी भी बांधती थी। कर्मा चाचा बहुत मजाक करते थे। उनके घर आते ही घर में ठहाकों का दौर शुरू हो जाता था। सुबह कर्मा चाचा से टॉफी लेकर सुमन स्कूल की ओर चल दी। स्कूल में पहुंचकर उसने टॉफी अपने बस्ते में रख ली। दोपहर को टॉफी खाती हुई वह घर जा रही थी। तभी उसे कर्मा चाचा दिखे और बोले, चल बेटी बैठ जा साइकिल पर, मैं उस तरफ ही जा रहा हूँ डाक बांटने। सुमन मजे से साइकिल पर बैठकर घर पहुंच गई। उसे आता देख माँ ने कहा, भैया आप कहाँ इस शैतान के चक्कर में पड़ जाते हैं, आपको दूसरे गांव जाना होता है डाक बांटने, ये तो अपने आप आ जाती स्कूल से। कर्मा चाचा ने हंसते हुए कहा,
बहन, मामा के होते भांजी पैदल चले, या नहीं हो सकता। मुझे तो जब भी यह मिलेगी मैं सारा काम छोड़कर इसे घर छोड़ने आ जाऊंगा। यह सुनकर माँ ने कहा, ठीक है भैया, आप जानो और आपकी बेटी। बैठो, आप भी खाना खा लो। कर्मा चाचा ने डाक दिखाते हुए कहा, नहीं बहन, 3 गांवों में डाक बांटने जाना है। फिर वे साइकिल में पैडल मारते हुए आगे बढ़ गए। कर्मा चाचा के बारे में कुछ पता नहीं था, बस इतना पता था कि आज से 8 साल पहले ये इस गांव में आए थे, तब से यही हैं। इनके घर परिवार में कोई नहीं था, इस गांव के लोगों को ही अपना घर परिवार मानते थे। एक दिन सुबह सुबह सुमन की माँ बाहर खड़ी थी, तभी कर्मा चाचा दूर से आते दिखाई दिए। माँ ने उन्हें रोका और कहा, भैया, सुमन को बहुत तेज बुखार है, उल्टी भी हो रही है। मैं दवाई दी थी लेकिन कोई आराम नहीं मिला, लगता है इसे शहर लेकर जाना पड़ेगा। कर्मा चाचा फटाफट साइकिल से उतरकर घर में आए, अपना थैला एक ओर पटका और सुमन को उठाकर चल दिए। माँ की गोद में सुमन को देखकर कहा, जल्दी से साइकिल में पीछे बैठ जाओ। माँ ने कहा, भैया आपकी ड्यूटी, लेकिन उन्होंने माँ को डांट कर चुप करा दिया। माँ साइकिल के पीछे सुमन को गोद में लेकर बैठ गई। कर्मा चाचा जल्दी से पैडल मारकर शहर की ओर चल दिए। 12 किलोमीटर गर्मी में साइकिल चलाकर शहर पहुंचे। वहां डॉक्टर ने सुमन का चेकअप किया और उसे भर्ती कर लिया। 3 दिन तक सुमन का इलाज चलता रहा, लेकिन कर्मा चाचा 1 मिनट के लिए भी उसे छोड़कर नहीं गए। माँ, पिताजी और कर्मा चाचा तीनों सुमन के पास बैठे रहे। तीसरे दिन सुमन की तबीयत कुछ संभली तो वह घर जाने की जिद करने लगी। माँ पिताजी गाड़ी करके उसे घर ले आए। कर्मा चाचा पीछे पीछे साइकिल पर आ गए। जब 3 दिन बाद कर्मा चाचा डाक खाने पहुँचे तो उनके बड़े बाबू ने उन्हें खूब डांटा। बहुत सारी डाक और मनी आर्डर पड़े हुए थे। 10-10 घंटे साइकिल चलाकर उन्होंने कई दिनों तक यह डाक बांटी। इतनी मेहनत करके भी दिन में एक बार सुमन से मिलने जरूर आते थे। सुमन का पूरा परिवार उनका बहुत एहसान मानता था। कर्मा चाचा पूरे गांव में हर किसी को अपना परिवार मानते थे। हर काम में ऐसे लग जाते जैसे ये उन्हीं का परिवार है। धीरे धीरे सुमन बड़ी हो गई। उसके पिता उसके लिए लड़का देखने लगे। एक दिन सुमन का रिश्ता पक्का हो गया। उस दिन वह कर्मा चाचा से लिपट कर बहुत रोई थी। कर्मा चाचा ने हंसते हुए कहा, पगली, मैं रोज तेरे घर चिट्ठी देने आया करूंगा, यहीं पास ही में तो तेरा घर है। यह सुनकर सुमन हंस पड़ी। सुमन की शादी के लिए कर्मा चाचा ने डाक खाने से पूरे सप्ताह की छुट्टी ली थी। वैसे इसके लिए उन्हें लगभग 1 महीने तक ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और पैसे भी कटेंगे। पूरी शादी में पिताजी और गांव वालों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कर्मा चाचा ने काम करवाया। माँ का कोई भाई नहीं था तो भात की रस्म भी कर्मा चाचा ने निभाई। सबके लिए उपहार लाए, साथ में सबको भेंट भी दी। पिताजी ने मना भी किया तो उन्हें डांटने लगे। सुबह सुमन की विदाई होने वाली थी। वह अपनी माँ से, पिता से, बाकी सहेलियों और रिश्तेदारों से मिलकर रो रही थी, लेकिन कर्मा चाचा कहीं नजर नहीं आए। वो उन्हें याद करती रही। 1-2 आदमियों को उन्हें ढूंढने भेजा, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। सुमन के मामा शायद उसको विदा होते नहीं देख सकते थे, इसलिए कहीं छिप गए थे। कुछ दिन बाद जब सुमन घर आई तब कर्मा चाचा मिलने आए, लेकिन वो गुस्सा होकर बैठ गई। बहुत कोशिश करने पर बड़ी मुश्किल से मानी थी। कुछ दिन बाद सुमन अपने ससुराल में व्यस्त हो गई। इसी तरह कई साल बीत गए। इसी बीच सुमन के पिता का देहांत हो गया। सुमन जब गांव पहुंची तो कर्मा चाचा से लिपटकर बहुत रोई। कर्मा चाचा भी अब बूढ़े हो गए थे। कई साल बाद सुमन अपने 5 साल के बेटे को लेकर गांव गई। वह अपनी माँ से मिलकर सीधे डाकघर की ओर चल दी कर्मा चाचा से मिलने। लेकिन जब वहां पहुंची तो वहां कोई नया डाकिया बैठकर डाक संभाल रहा था। यह देखकर सुमन घर वापस आ गई। माँ से पूछा, माँ, कर्मा चाचा कहाँ हैं? क्या वो अब डाकिया नहीं रहे? माँ ने बताया,
बेटा बहुत बुरा हुआ तेरे कर्मा चाचा के साथ। 2 साल पहले वे डाक बांटने जा रहे थे, तभी कुछ लोगों ने उनके मनी ऑर्डर के पैसे छीन लिए और उन्हें मारा भी। रकम ज्यादा थी, जमींदार के बेटे ने भेजे थे। जमींदार ने गांव वालों के साथ मिलकर सारा इल्जाम कर्मा चाचा के ऊपर लगा दिया। उनकी नौकरी चली गई, साथ ही ना अब पेंशन मिलेगी ना कुछ और मिलेगा। अब वो गांव के बाहर मंदिर के पीछे एक खाट पर पड़े रहते हैं। कोई कुछ दे जाता है तो खा लेते हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि वे हमारे घर आ जाएं, लेकिन वो नहीं माने। बोले सुमन के पिता होते तो जरूर आता, बहन पर बोझ नहीं बन सकता। सुमन भागती हुई कर्मा चाचा के पास गई। उसने देखा एक टूटी हुई खाट पर डाकिये की फटी पुरानी वर्दी पहने कर्मा चाचा लेटे हैं। हंसते मुस्कुराते चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हैं, चेहरा नीला पड़ गया है। सुमन उनके पास गई तो डांटते हुए बोले, भाग यहाँ से, यहाँ मत आ, मुझे टीबी है, तुझे लग जाएगी। सुमन डर गई। वह दूर से कर्मा चाचा को देखती रही। कर्मा चाचा कुछ देर देखते रहे, फिर बोले, जा बेटी, मैं तो अब तुझे टॉफी भी नहीं दे सकता, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। सुमन रोती हुई वापस आ गई। कुछ देर माँ के पास बैठकर रोती रही, फिर वापस ससुराल चली गई। कुछ दिन बाद उसकी माँ उससे मिलने आई तो उन्होंने बताया, कर्मा चाचा अब नहीं रहे। एक जिंदा दिल इंसान जिसने सबकी भलाई की, उसका ऐसा अंत। सबकी खुशियों की डाक बांटने वाला खुद अकेला रह गया था। धन्यवाद। तो चलिए सुनते हैं कहानी जंगल का भूत। एक गांव में लोकेश अपने पिता के साथ रहता था। उसकी माँ का स्वर्गवास हो चुका था। लोकेश के पिता रामेश्वर उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते थे। यही उसकी माँ का भी सपना था, जिसे पूरा करने की कोशिश दोनों बाप बेटे जी जान से करते थे। लोकेश का स्कूल बहुत दूर था, बीच में जंगल पड़ता था। वह सुबह जल्दी घर से निकलता था और जंगल के रास्ते स्कूल जाता था। एक दिन वह स्कूल से वापस आ रहा था। सुनसान जंगल में उसे कुछ आवाज सुनाई दी। वह डर गया, लेकिन हिम्मत करके आगे चलता रहा। भूत बोला, लड़के कहाँ जा रहे हो? लोकेश डरते डरते, तुम कौन हो? भूत, मैं इस जंगल का भूत हूँ, बहुत दिनों से तुझे देख रहा हूँ। तुझे डर नहीं लगता? गांव वाले मेरे डर से इस जंगल में नहीं आते। लोकेश, डर तो लगता है, लेकिन स्कूल जाने का यही एक रास्ता है। दूसरे रास्ते से नदी पार करके जाना पड़ता है और नाव वाले को देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। भूत, खबरदार, जो कल से इस रास्ते से आया, मैं तुझे खा जाऊंगा। लोकेश, लेकिन मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? भूत, इस जंगल में मेरे अलावा कोई और नहीं रह सकता। लोकेश, मैं कौन सा यहाँ रहने आया हूँ? मैं बस दिन में 2 बार यहाँ से गुजरता हूँ। भूत, तुझे मुझसे डर नहीं लगता? लोकेश, डर तो लगता है, लेकिन मैंने अपनी मरती हुई माँ से पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनने का वादा किया था। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। भूत को उस पर तरस आ जाता है। भूत, चल ठीक है, तू यहाँ से आ जा सकता है, लेकिन यह बात किसी और को मत बताना, ना किसी को अपने साथ यहाँ लाना। लोकेश बहुत खुश हुआ। वह जल्दी से उस जंगल से निकलकर घर पहुँच जाता है। लोकेश अपने पिता को सब बताना चाहता था, लेकिन उसके पिता रामेश्वर जी यह बात जानकर उसे जंगल में नहीं जाने देते, इसलिए वह चुप रहता है। अगले दिन से वह डरते डरते जंगल से स्कूल आने जाने लगता है। कभी कभी उसे भूत की आवाज़ सुनाई देती। भूत उससे सवाल पूछता, जैसे तेरे पिता क्या करते हैं? आज स्कूल में क्या पढ़ाया गया? लोकेश भूत के सवालों के जवाब देता था। धीरे धीरे उसका भूत से डर निकल जाता है। अब वह हर दिन भूत से बातें किया करता था। एक दिन लोकेश ने भूत से पूछा, तुम भूत कैसे बन गए? भूत बोला, मुझे कुछ लोगों ने मार दिया था। जब तक उनसे बदला नहीं लूंगा, मैं भूत ही बना रहूंगा।
लोकेश, लेकिन क्यों मारा था तुम्हें? भूत, मैं फसल बेचकर पैसे लेकर गांव आ रहा था, तभी 4 लोगों ने मेरे पैसे छीन लिए और मुझे मार दिया। यह सुनकर लोकेश को बहुत दुख होता है। लोकेश बोला, तुम उनको माफ कर दो, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। भूत बोला, लड़के, तुझसे बात कर लेता हूं तो तू कुछ भी बोल रहा है। चल भाग यहाँ से, नहीं तो अगली बार से जंगल में घुसने नहीं दूंगा। लोकेश बोला, हमारे मास्टर जी कहते हैं कोई तुम्हारे साथ बुरा करे और तुम भी बदला लेने के लिए उसके साथ बुरा करो तो तुम्हारे में और उसके में क्या फर्क रह जाएगा। मेरी बात मानो, उन्हें माफ कर दो और सब भूल जाओ। भूत कुछ नहीं बोलता और वहां से चला जाता है। कुछ ही दिनों में लोकेश की परीक्षा आने वाली होती है। लोकेश की परीक्षा से पहले कुछ दिन की छुट्टी पड़ जाती है। वह घर पर ही रहकर पढ़ाई कर रहा था। उसके पिता खेत पर गए हुए थे, तभी उसे भूत की आवाज सुनाई देती है। लोकेश, अरे तुम यहाँ कैसे? भूत बोला, तुम इतने दिन से नहीं आए, मैंने सोचा कहीं तुम बीमार तो नहीं पड़ गए। लोकेश बोला, नहीं, वो तो मेरी परीक्षा आने वाली है, इसलिए स्कूल की छुट्टी पड़ गई है। भूत बोला, तुम जंगल में बैठकर भी तो पढ़ सकते हो, रोज वहीं आ जाया करो, मेरा मन नहीं लगता। लोकेश भूत की बात मानकर उसके पीछे पीछे जंगल में चल देता है। वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ने लगता है। भूत बोला, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें नकल करा सकता हूँ। मैं तुम्हारे सामने कॉपी लेकर आ जाऊंगा, मुझे और कॉपी को केवल तुम देख पाओगे, तुम देखकर पेपर दे देना। लोकेश बोला, नहीं, ये गलत होगा, मुझे अपनी क्षमता से पेपर देना चाहिए, नकल करके मैं कभी बड़ा आदमी नहीं बन पाऊंगा। भूत, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था। लोकेश बोला, अगर तुम मदद करना चाहते हो तो सुनो, उन लोगों को माफ कर दो और मुक्त हो जाओ। भूत वहां से चला जाता है। कुछ देर में लोकेश भी घर आ जाता है। अगले दिन लोकेश के घर पर कुछ लोग आए थे जो उसके पिता से बात कर रहे थे। बाद में वे लोग चले जाते हैं। लोकेश, पिताजी ये कौन थे? रामेश्वर जी बोले, ये सब गुंडे थे, उन्होंने एक आदमी के पैसे छीनकर उसे मार दिया था। ये बता रहे थे बहुत दिनों से परेशान थे, ना खा पाते थे ना सो पाते थे, लेकिन कल वही आदमी इनके सपने में आकर बोला कि रामेश्वर जी के बेटे लोकेश के कारण मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। तब ये चारों हमें ढूंढ रहे थे, अब चारों जाकर पुलिस स्टेशन में पेश होने जा रहे हैं, पता नहीं ये हमें कैसे जानते हैं। लोकेश अपने पिता को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर उसके पिता पहले तो डर जाते हैं, लेकिन जब वे शांति से सारी बात सोचते हैं तो लोकेश को लेकर जंगल में पहुंच जाते हैं। लोकेश भूत को आवाज देने लगता है, लेकिन वहां कोई नहीं आता। रामेश्वर जी बोले, बेटा, वो अब मुक्ति पा चुका है, चलो अब घर चलें। लोकेश रोते हुए घर वापस आ जाता है। यह बात पूरे गांव में फैल जाती है। अब गांव के लोग बिना किसी डर के उस जंगल में आने जाने लगते हैं। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी जादुई किताब की चोरी। एक शहर में कालू नाम का एक चोर रात के समय चोरी करता था। चोरी करते समय कालू बहुत होशियारी से काम लेता था। घर में उसकी पत्नी कोमल और एक 5 साल का बेटा था। एक दिन वह एक घर में चोरी कर रहा था, तभी उसने देखा एक कमरे में एक बॉक्स रखा है। चोर झट से उस कमरे में पहुंच जाता है। कमरे के अंदर जाकर वह बॉक्स को गौर से देखता है। पुराना सा जंग लगा हुआ बॉक्स था। चोर सोचता है, इसमें क्या होगा, कबाड़ा ही होगा, कहीं इसे खोलने के चक्कर में घर वाले जाग गए तो बहुत मार पड़ेगी। कालू वापस चल देता है, लेकिन जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचता है उसके मन में फिर से लालच जाग जाती है। वह दौड़कर बक्से के पास जाता है, तभी उसकी नजर उस पर लटक रहे भारी भरकम पुराने ताले पर पड़ जाती है। कालू सोचा, अगर इस ताले को तोड़ने की कोशिश की तो घर वाले जाग जाएंगे। एक काम करता हूँ, इस बॉक्स को अपने साथ ले चलता हूँ। यह सोचकर कालू बॉक्स को अपने साथ लेकर घर की ओर चल देता है।
घर पहुंचकर कालू बाकी चोरी का माल एक ओर रखकर सबसे पहले बॉक्स को खोलने लगता है। बहुत देर मेहनत करने के बाद जब बॉक्स खुलता है तो उसमें एक बड़ी सी किताब निकलती है। उसे देखकर कालू अपना माथा पीट लेता है। कालू, हे भगवान, इस रद्दी सी किताब के लिए इतनी मेहनत करवा दी, इसे तो कोई कबाड़ी भी नहीं लेगा। कालू किताब को निकाल कर फेंकने लगता है। वह सोचता है, चलो संदूक और ताले को कबाड़ी को बेच देता हूँ। तभी वह देखता है किताब पर लिखा था, किस्मत बदलनी है तो पढ़ो। यह देखकर कालू रुक जाता है और किताब पढ़ने बैठ जाता है। किताब के पहले पेज पर लिखा था, तेरी 3 इच्छा पूरी कर दूंगी, लेकिन बदले में हर इच्छा की कीमत चुकानी होगी। कालू अगला पेज पलटता है। उस पर लिखा था, इस किताब को जहां से लाया है वहीं रखा, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा। ठीक उसके सामने पेज पर लिखा था, अपनी पहली इच्छा बता, लेकिन कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना। कालू पेज पलटता है। उस पर लिखा था, 1 धन चाहिए, 2 स्त्री चाहिए, 3 अमर होना चाहता है। कालू सोचता है, पैसा तो कितना भी कमा लूंगा, लेकिन अमर हो जाऊं। वह अमर होने पर उंगली रखता है। फिर वह अगला पेज पलटता है। उस पर लिखा था, तेरी इच्छा पूरी हो गई, तू अमर हो गया। दूसरी इच्छा के लिए पेज पलट, 1 धन चाहिए, 2 राजपाट चाहिए, 3 सुंदर स्त्री चाहिए। कालू धन मांग लेता है। वह धन पर उंगली रख देता है। फिर अगला पेज पलटता है। उस पर लिखा था, तेरा घर धन दौलत से भर जाएगा। कालू बहुत खुश होता है। फिर वह तीसरा पेज पलटता है। उस पर लिखा था, 1 राजपाट चाहिए, 2 स्त्री चाहिए, 3 तीनों इच्छा से पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। इस बार राजपाट पर उंगली रख देता है। फिर वह अगला पेज पलटता है। उस पर लिखा था, तुझे कल राजगद्दी मिल जाएगी, अब कीमत चुकाने की बारी है। पेज पलट। कीमत चुकाने के लिए अगला पेज पलट। कालू जैसे ही अगला पेज पलटता है, उस पर लिखा था, मुझे तेरा बेटा चाहिए। यह पढ़कर कालू रोने लगता है। कालू बोला, हे भगवान, जब बेटा ही नहीं रहेगा तो अमर रहकर क्या करूंगा। वह जल्दी से दूसरा पेज पलटता है। उस पर लिखा था, तेरी पत्नी चाहिए। यह पढ़कर कालू पागल सा हो जाता है। जब पत्नी और बेटा नहीं रहेंगे तो मैं अकेला क्या करूंगा। वह रोते हुए तीसरा पेज पलटता है। उस पर लिखा था, तेरे हाथ पैरों की शक्ति चाहिए। यह पढ़कर वह देखता है कि उसके हाथ पैर उठ नहीं रहे हैं। कालू की आंखों से आंसू बह रहे थे। जब पत्नी, बेटा और शरीर ही साथ नहीं रहेगा तो जीवित रहकर इस धन और राज सत्ता का क्या करूंगा। वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी उसकी पत्नी उसे नींद से जगाती है। पत्नी, क्या हो गया, आप ठीक तो हो? कालू, वो बक्सा और किताब कहाँ है? उसे फेंक दो। पत्नी, कौन सा बक्सा, कौन सी किताब? कल तो तुम चोरी करने गए ही नहीं, रात भर सोते रहे। मैंने पहले भी कई बार गलत काम करने से मना किया है, लेकिन आपको तो चोरी के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। कालू, मैं अब कभी चोरी करने नहीं जाऊंगा, मेहनत से पैसा कमाऊंगा, नहीं तो तुम दोनों को कोई छीन लेगा। अगले दिन से कालू रिक्शा किराए पर चलाने लगा। उसकी पत्नी और बेटा बहुत खुश हुए। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी अकबर और बीरबल। जब बीरबल को अकबर के दरबार का सदस्य बने हुए कुछ साल हो गए तो शहंशाह अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से बदलकर फतेहपुर सीकरी ले गए। नई राजधानी आगरा से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर थी। अपने राज दरबार के साथ साथ शहंशाह ने अपने राजमहल का भी पुनर्निर्माण करवाया एवं उसके बिल्कुल बगल में ही उन्होंने बीरबल के लिए भी महल बनवा दिया। किंतु अन्य दरबारियों को अपने लिए महल स्वयं बनवाने पड़े। उनमें से कई दरबारियों को तो महल बनाने के लिए उचित स्थान भी नहीं मिल सका।
इसलिए उन्हें अपने लिए सीकरी गांव में जमीन लेनी पड़ी। वे गांव में रहते हुए अत्यंत हीनता तथा अपमान की भावना से ग्रसित हो गए। बीरबल के साथ किए गए विशेष व्यवहार के कारण सभी दरबारी इतने चिढ़ गए कि उन्होंने उससे बदला लेने की ठान ली। किंतु वे यह भी भली भांति जानते थे कि वो इतना चतुर था कि सरलता से उनके काबू में नहीं आएगा। इसलिए उनके पास इसके सिवाय कोई चारा न था कि वे उस दिन की प्रतीक्षा करें जब शहंशाह उससे ऐसा प्रश्न पूछेंगे जिसका उसके पास जवाब नहीं हो। परंतु यूसुफ खान नामक एक दरबारी में इतने अधिक समय तक प्रतीक्षा करने का धैर्य नहीं था। इसलिए उसने बीरबल को फंसाने की युक्ति सोचने का निर्णय लिया। काफी सोचने के बाद उसने एक योजना बनाई और उसने अपने कुछ मित्रों को समझा दिया। बीरबल उस समय किसी काम से राजधानी के बाहर गया हुआ था। इसलिए उन सब ने सोचा कि इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए यह बिल्कुल सही समय था। अपनी योजना अनुसार यूसुफ खान मौके की तलाश में था। एक दिन दरबार में सभी राज्य संबंधी कार्यों के समाप्त होते ही वह शहंशाह से बोला, जहां पना मैं कुछ समय से एक बात गौर से देख रहा हूँ। अच्छा, आप ऐसा क्या देख रहे हैं, हमें भी तो बताएं। शहंशाह अकबर ने उत्सुकतावश पूछा। जहां पना मुझे अभी अभी मालूम हुआ है कि बीरबल दूसरे के मन के विचार जान लेने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने मुझे यह बात स्वयं ही बताई थी। यूसुफ खान ने स्पष्ट किया। क्या यह बात सच है? मैं स्वयं बीरबल से इस बात का पता लगाऊंगा कि वह दूसरों के दिमाग में चल रहे विचार जान पाता है या नहीं, अकबर ने कहा। यूसुफ खान तथा उसके मित्र यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। इस बार बीरबल अवश्य फंस जाएंगे, कितना मजा आएगा, उन सब ने मन ही मन सोचा। आखिर वह स्वयं को समझता क्या है। वे उसकी वापसी की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ दिन बीत जाने पर बीरबल अपने काम को सफलतापूर्वक समाप्त करके राजधानी वापस लौट आया। शहंशाह अकबर उससे बहुत प्रसन्न थे और उन्होंने उसको उसकी उपलब्धियों के लिए बधाई दी। इससे उसके दुश्मन और भी जल भुन गए। किंतु इन सब बातों से बेखबर शहंशाह राजकाज में ही उलझे रहे। सभी शासकीय काम लगभग शाम तक ही समाप्त हो पाए। तब कहीं जाकर शहंशाह अकबर ने मनोरंजक बातें करना आरंभ किया। अचानक उन्हें यूसुफ खान की बात याद आई। इसलिए उन्होंने बीरबल की ओर मुड़कर देखा और कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि तुम दूसरों के मस्तिष्क में चल रहे विचारों को जान लेते हो। बीरबल ने विस्मयपूर्वक अपने चारों ओर देखा तो उसकी नजर कुटिलता से मुस्कुराते हुए यूसुफ खान एवं उसके मित्रों पर पड़ी। पलक झपकते ही वह समझ गया कि माजरा क्या है। इसलिए उसने शहंशाह अकबर की ओर मुड़कर हंसते हुए कहा, यह बिल्कुल सही बात है जहांपना, लेकिन मैं यह भी स्वीकार करता हूँ कि मुझमें आपके सूक्ष्म बुद्धि तथा पेचीदा मस्तिष्क को समझने की योग्यता नहीं है। हाँ, मैं आपको यह निश्चित तौर पर बता सकता हूँ कि सभी दरबारी इस समय क्या सोच रहे हैं। अगर यह बात सही है तो मेरे साथ साथ सभी दरबारी भी जानना चाहेंगे कि तुम सचमुच उनके विचारों की जानकारी रखते हो या नहीं। इसलिए हमें बेधड़क होकर बताओ कि इस समय वे क्या सोच रहे हैं। शहंशाह ने उत्सुकता से पूछा। जहांपना, सच्चाई यह है कि यहाँ पर बैठे सभी दरबारियों के मस्तिष्क में इस समय एक ही विचार घूम रहा है। वे सब सोच रहे हैं कि आप इस पृथ्वी के सबसे कुशल तथा न्यायप्रिय सम्राट हैं। इसलिए वे आपकी अच्छी सेहत तथा भलाई के लिए परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं। सभी मन ही मन यह भी प्रार्थना कर रहे हैं कि आप और कई सालों तक इसी प्रकार राज्य करते रहें। क्या मैं गलत कह रहा हूँ मित्रों? क्यों यूसुफ खान, तुम्हारा क्या कहना है? बेचारा यूसुफ खान, उसे काटो तो खून नहीं, वह भला इस प्रश्न का
क्या उत्तर दे सकता था। यह बात सुनते ही वह जान गया कि बीरबल ने उसे इस बार भी मात दे दी थी। इसलिए उसने शहंशाह के समक्ष अपना सिर झुकाते हुए कहा, बीरबल बिल्कुल सही कह रहे हैं जहाँपनाह, मैं बिल्कुल यही बात सोच रहा था। उसके मित्रों तथा अन्य दरबारियों ने भी बीरबल की बात से पूर्ण सहमत प्रदर्शित की। उनमें से किसी में भी यह बात स्वीकार करने की हिम्मत न थी कि वे शहंशाह की भलाई के विषय में सोचने की बजाय कुछ और सोच रहे थे। ये सुनकर बीरबल ने शहंशाह की ओर विनोदपूर्ण नजरों से देखा तो शहंशाह फौरन समझ गए कि उनके सामने दरबार में घटी घटना के पीछे आखिर राज क्या था। इसलिए शहंशाह भी मुस्कुराए बिना ना रह पाए और वे हंसते हंसते सभी दरबारियों से बोले, आप सब मेरे बारे में इतनी अधिक चिंता करते हैं, इस बात की मुझे जरा भी भनक तक नहीं थी और आज यह मालूम होने पर इस बात ने मेरे हृदय को गहराई तक छू लिया है। ऐसा कहकर वे ठहाके लगाने लगे। सभी दरबारी यह देखकर क्षण भर के लिए तो ठगे से उन्हें देखते रहे, लेकिन उन्हें हंसता देखकर वे भी हंसने लगे और इस प्रकार पूरा दरबार हंसी के ठहाकों से गूंजने लगा। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी पागल हाथी। हाँ, यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। मोती राजा साहब की खास सवारी का हाथी था। यूं तो बहुत सीधा और समझदार था, पर कभी कभी उसका मिजाज गर्म हो जाता था और वह आपे में न रहता था। उस हालत में उसे किसी बात की सुध न रहती थी। महावत का भी दबाव न मानता था। एक बार इसी पागलपन में उसने अपने महावत को मार डाला। राजा साहब ने यह खबर सुनी तो उन्हें बहुत क्रोध आया। मोती की पदवी छिन गई। राजा साहब की सवारी से निकाल दिया गया। कुलियों की तरह उसे लकड़ियां ढोनी पड़ती, पत्थर लादने पड़ते और शाम को वह पीपल के नीचे मोटी मोटी जंजीरों से बांध दिया जाता। रातिब भी बंद हो गया। उसके सामने सूखी टहनियां डाल दी जाती थी और उन्हीं को चबाकर वह भूख की आग बुझाता। जब वह अपनी इस दशा को अपनी पहली दशा से मिलाता तो वह बहुत चंचल हो जाता। वह सोचता, कहाँ मैं राजा का सबसे प्यारा हाथी था और कहाँ आज मामूली मजदूर हूँ। यह सोचकर जोर जोर से चिघाड़ता और उछलता। आखिर एक दिन उसे इतना जोश आया कि उसने लोहे की जंजीरें तोड़ डाली और जंगल की तरफ भागा। थोड़ी ही दूर पर जाकर एक नदी थी। मोती पहले उस नदी में जाकर खूब नहाया, तब वहां से जंगल की ओर चला। इधर राजा साहब के आदमी उसे पकड़ने के लिए दौड़े, मगर मारे डर के कोई उसके पास ना जा सका। जंगल का जानवर जंगल में ही चला गया। जंगल में पहुंचकर अपने साथियों को ढूंढने लगा। वो कुछ दूर और आगे बढ़ा तो हाथियों ने जब उसके गले में रस्सी और पांव में टूटी जंजीर देखी तो उससे मुंह फेर लिया। उसकी बात तक ना पूछी। उनका शायद मतलब था कि तुम गुलाम तो थे ही, अब नमक हराम गुलाम हो। तुम्हारी जगह इस जंगल में नहीं है। जब तक वे आंखों से ओझल ना हो गए, मोती वहीं खड़ा ताकता रहा। फिर न जाने क्या सोचकर वहां से भागता हुआ महल की ओर चला। वह रास्ते में ही था कि उसने देखा कि राजा साहब शिकारियों के साथ घोड़े पर चले आ रहे हैं। वह फौरन एक बड़ी चट्टान की आड़ में छिप गया। धूप तेज थी। राजा साहब जरा दम लेने को घोड़े से उतरे। अचानक मोती आड़ से निकल पड़ा और गरजता हुआ राजा साहब की ओर दौड़ा। राजा साहब घबराकर भागे और एक छोटी झोपड़ी में घुस गए। जरा देर बाद मोती भी पहुंचा। उसने राजा साहब को अंदर घुसते देख लिया था। पहले तो उसने अपनी सूंड से ऊपर का छप्पर गिरा दिया, फिर उसे पैरों से रौंदकर चूर चूर कर डाला। भीतर राजा साहब का मारे डर के बुरा हाल था। जान बचने की कोई आशा न थी। आखिर कुछ न सूझी तो वह जान पर खेलकर पीछे दीवार पर चढ़ गए और दूसरी तरफ कूदकर भाग निकले। मोती द्वार पर खड़ा छप्पर रौंद रहा था और सोच रहा था कि दीवार कैसे गिराऊं।
आखिर उसने धक्का देकर दीवार गिरा दी। मिट्टी की दीवार पागल हाथी का धक्का क्या सहती, मगर जब राजा साहब भीतर न मिले तो उसने बाकी दीवारें भी गिरा दी और जंगल की तरफ चला गया। घर लौटकर राजा साहब ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो आदमी मोती को जीता पकड़ कर लाएगा उसे 1000 रुपया इनाम दिया जाएगा। कई आदमी इनाम के लालच में उसे पकड़ने के लिए जंगल गए, मगर उनमें से एक भी न लौटा। मोती के महावत का एक लड़का था, उसका नाम था मुरली। अभी वह कुल 8-9 बरस का था, इसलिए राजा साहब दया करके उसे और उसकी माँ को खाने पहनने के लिए कुछ खर्च दिया करते थे। मुरली था तो बालक, पर हिम्मत का धनी था। कमर बांधकर मोती को पकड़ लाने के लिए तैयार हो गया, मगर माँ ने बहुत समझाया और लोगों ने भी मना किया, मगर उसने किसी की एक ना सुनी और जंगल की ओर चल दिया। जंगल में गौर से इधर उधर देखने लगा। आखिर उसने देखा कि मोती सिर झुकाए उसी पेड़ की ओर चला आ रहा है। उसकी चाल से ऐसा मालूम होता था कि उसका मिजाज ठंडा हो गया है। ज्यों ही मोती उस पेड़ के नीचे आया, उसने पेड़ के ऊपर से पुचकारा, मोती। मोती इस आवाज को पहचानता था, वही रुक गया और सिर उठाकर ऊपर की ओर देखने लगा। मुरली को देखकर पहचान गया, यह वही मुरली था जिसे वह अपनी सूंड से उठाकर अपने मस्तक पर बैठा लेता था। मैंने ही इसके बाप को मार डाला है, यह सोचकर उसे बालक पर दया आई। खुश होकर सूंड हिलाने लगा। मुरली उसके मन के भाव को पहचान गया। वह पेड़ से नीचे उतरा और उसकी सूंड को थपकियां देने लगा, फिर उसे बैठने का इशारा किया। मोती बैठा नहीं, मुरली को अपनी सूंड से उठाकर पहले ही की तरह अपने मस्तक पर बिठा लिया और राजमहल की ओर चला। मुरली जब मोती को लिए हुए राजमहल के द्वार पर पहुंचा तो सबने दांतों उंगलियां दबाई, फिर भी किसी की हिम्मत ना होती थी कि मोती के पास जाए। मुरली ने चिल्लाकर कहा, डरो मत, डरो मत, मोती बिल्कुल सीधा हो गया है, अब वह किसी से ना बोलेगा। राजा साहब भी डरते डरते मोती के सामने आए। उन्हें कितना अचंभा हुआ कि वही पागल मोती अब गाय की तरह सीधा हो गया है। उन्होंने मुरली को 1000 रुपया इनाम तो दिया ही, उसे अपना खास महावत बना लिया और मोती फिर राजा साहब का सबसे प्यारा हाथी बन गया। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी पागल हाथी। चलिए सुनते हैं पंचतंत्र की कहानी मगरमच्छ और सोने के सिक्के। एक नदी में एक मगरमच्छ रहता था। वह बहुत चालाक था। बहुत सारी मछलियों को खाने के बाद उसने सोचा क्यों ना इंसानों को खाया जाए। एक दिन एक आदमी नदी में नहा रहा था। मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया और खींचकर नदी के अंदर ले गया। मगरमच्छ को कई दिनों का भोजन मिल चुका था, लेकिन उस आदमी को मगर ने खा लिया। यह बात आसपास के कई गांवों में फैल गई। अब कोई भी नदी के पास नहीं जाता था। मगरमच्छ का मन बहुत परेशान रहने लगा। उसे शिकार करने का मौका नहीं मिल रहा था। एक दिन वह पानी के अंदर तैरकर मछलियों को खाने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे पानी में एक पोटली नजर आई। मगर ने देखा उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। अब मगर को एक उपाय सूझा। उसने उस पोटली को अपनी पीठ के ऊपर रख लिया और पानी की सतह पर घूमने लगा। दोपहर के समय गांव के कुछ किसान अपने खेत में काम कर रहे थे। सूरज की किरणें सोने के सिक्कों पर पड़ी तो वो चमकने लगे। उसकी चमक देखकर एक किसान नदी के पास आया तो उसे सोने के सिक्कों से भरी पोटली नजर आई। दूर से उसे पोटली के नीचे मगर जो कि पानी के अंदर था वह नहीं दिखा। वह किसान सोने की लालच में जैसे ही पानी में गया, मगर ने उसका पैर पकड़कर खींच लिया। अब मगर का यह हर दिन का काम हो गया। वह दोपहर के समय नदी के किसी न किसी किनारे पर अपनी पीठ पर सोने के सिक्कों की पोटली रखकर पहुंच जाता। सीधे साधे गांव वाले सोने के लालच में मगर का शिकार बन जाते थे।
कई गांवों में यह बात फैल जाती है कि मगरमच्छ लोगों का शिकार कर रहा है, लेकिन किसी को भी यह नहीं पता लगता कि मना करने के बाद भी लोग नदी के पास क्यों चले जाते हैं। एक दिन सभी गांव वालों ने मिलकर पंचायत की। उसमें फैसला लिया गया कि नदी के किनारे पर पहरा देने के लिए गांव के कुछ नौजवान जो दूर खड़े रहकर नदी पर नजर रखेंगे कि नदी पर कोई जा ना पाए। गांव के नौजवानों को नदी के किनारे पर खड़ा कर दिया गया। मगरमच्छ ने जब यह सब देखा तो वह कुछ दिन के लिए वहां से दूर चला गया। पोटली को उसने एक पत्थर के नीचे छुपा दिया। जब से नदी के किनारे लोगों को खड़ा किया गया, एक भी आदमी के मरने की खबर नहीं आई। कुछ दिन बाद लोग बेफिक्र हो गए। उन्हें लगा कि मगरमच्छ नदी के साथ कहीं और चला गया। धीरे धीरे नदी के आसपास से लोग हट गए और अपने अपने काम में लग गए। कुछ दिन सब ठीक चलता रहा, लेकिन 2 महीने बाद ही फिर से गांव के लोग गायब होने लगे। इससे सब बहुत परेशान हो जाते हैं। गांव वाले इकट्ठे होकर कलेक्टर साहब के पास जाकर फरियाद करते हैं। कलेक्टर साहब शहर से 2 शिकारियों को बुलाकर नदी के किनारे छिपा देते हैं। दोनों शिकारी छिपकर देखने लगते हैं कि मगर कब आता है, लेकिन कुछ दिन मगर नहीं आता। फिर वे 1-2 किसानों से बात करके उन्हें नदी के किनारे घूमने के लिए कहते हैं और शिकारी छिपकर उन पर नजर रखते हैं। एक दिन मगर वही सोने के सिक्कों की पोटली लेकर पानी पर तैरता दिखाई देता है। सिक्कों की चमक से किसान और शिकारियों को सारी बात समझ में आ जाती है। दोनों शिकारी छिपकर पोटली के आसपास निशाना लगाकर गोलियां चला देते हैं, जिससे मगर मर जाता है। सभी गांव वालों की जान में जान आती है। कलेक्टर साहब वो सोने के सिक्कों की पोटली उन दोनों शिकारियों को इनाम के रूप में दे देते हैं। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी कश्मीरी सेब। कल शाम को चौक में 2-4 जरूरी चीजें खरीदने गया था। पंजाबी मेवा फरोशों की दुकानें रास्ते ही में पड़ती हैं। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए। जी ललचा उठा। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। टमाटो को पहले कोई सेंत में भी ना पूछता था, अब टमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी, अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे। मगर अब पता चला है कि गाजर में भी बहुत विटामिन है, इसलिए गाजर को भी मेजों पर स्थान मिलने लगा है। और सेब के विषय में तो यह कहा जाने लगा है कि एक सेब रोज खाइए तो आपको डॉक्टरों की जरूरत न रहेगी। डॉक्टर से बचने के लिए हम निमकौड़ी तक खाने को तैयार हो सकते हैं। सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं। हाँ, बनारस के लंगड़े और लखनऊ के दशहरी और बम्बई के अल्फासों की बात दूसरी है। उनके टक्कर का फल तो संसार में दूसरा नहीं है। मगर उसमें विटामिन और प्रोटीन है या नहीं, है तो काफी है या नहीं, इस विषय पर अभी किसी पश्चिमी डॉक्टर की व्यवस्था देखने में नहीं आई। सेब को यह व्यवस्था मिल चुकी है। अब वह केवल स्वाद की चीज नहीं है, उसमें गुण भी है। हमने दुकानदार से मोल भाव किया और आधे सेर सेब मांगे। दुकानदार ने कहा, बाबूजी बड़े मजेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाएं, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। मैंने रुमाल निकाल कर उसे देते हुए कहा, चुन चुन कर रखना। दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से बोला, लौंडे आज सेर कश्मीरी सेब निकाल ला, चुनकर लाना। लौंडा 4 सेब लाया। दुकानदार ने तौला, एक लिफाफे में उन्हें रखा और रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया। मैंने 4 आने उसके हाथ में रखे। घर आकर लिफाफा ज्यों का त्यों रख दिया। रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का कायदा नहीं है। फल खाने का समय तो प्रातः काल है। आज सुबह मुंह हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला तो सड़ा हुआ था। 1 रुपए के आकार का छिलका गल गया था। समझा रात को दुकानदार ने देखा ना होगा। दूसरा निकाला, मगर यह आधा सड़ा हुआ था। अब संदेह हुआ,
दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया है। तीसरा सेब निकाला, यह सड़ा तो ना था मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था। चौथा देखा, वो यूं तो बेदाग था मगर उसमें एक काला सुराख था जैसा अक्सर बेरों में होता है। काटा तो भीतर वैसे ही दब्बे जैसे किरहे बेर में होते हैं। एक सेब भी खाने लायक नहीं। 4 आने पैसे का इतना गम न हुआ जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का। दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया। एक सेब सड़ा हुआ होता तो मैं उसको क्षमा के योग्य समझता, सोचता उसकी निगाह ना ही पड़ी होगी, मगर 4 के चारों खराब निकल जाएं, ये तो साफ धोखा है। मगर इस धोखे में मेरा भी सहयोग था। मेरा उसके हाथ में रुमाल रख देना मानो उसे धोखा देने की प्रेरणा थी। उसने भांप लिया कि महाशय अपनी आंखों से काम लेने वाले जीव नहीं हैं और ना इतने चौकस हैं कि घर से लौटाने आएंगे। आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है। बेईमानी का अवसर देना, चाहे वह अपने ढीलेपन से हो या सहज विश्वास से, बेईमानी में सहयोग देना है। पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों पर तो अब कोई विश्वास नहीं करता। किसी थाने या कचहरी या म्यूनिसिपालिटी में चले जाइए, आपकी ऐसी दुर्गति होगी कि आप बड़ी से बड़ी हानि उठाकर भी उधर न जाएंगे। व्यापारियों की साख अभी तक बनी हुई थी। यूं तौल में चाहे छटाक आज छटाक कस लें, लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल से 10 के नोट दे आते थे तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं थी। आपके रुपए सुरक्षित थे। मुझे याद है, एक बार मैंने मुहर्रम के मेले में एक खोचे वाले से 1 पैसे की रेवड़ियां ली थी और पैसे की जगह अठन्नी दे आया था। घर आकर जब अपनी भूल मालूम हुई तो खोचे वाले के पास दौड़ा गया। आशा नहीं थी कि वह अठन्नी लौटाएगा, लेकिन उसने प्रसन्नचित से अठन्नी लौटा दी और उल्टे मुझसे क्षमा मांगी। और यहाँ कश्मीरी सेब के नाम से सड़े हुए सेब बेचे जाते हैं। मुझे आशा है पाठक बाजार में जाकर मेरी तरह आंखें ना बंद कर लिया करेंगे, नहीं उन्हें भी कश्मीरी सेब ही मिलेंगे। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी कश्मीरी सेब।